नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना, प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वालों को पुनः फॉर्म भरकर देनी पड़ती थी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्रवक्ता, प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी आदि भर्तियों में चयनितों के पदभार ग्रहण न करने से कई पद खाली रह जाते हैं। उक्त पदों को भरने के लिए आयोग को नए सिरे से कवायद करनी पड़ती है, जिससे कई साल बीत जाते हैं। वहीं चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों को पुनः फॉर्म भरकर परीक्षा देनी पड़ती है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्र हर भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का तर्क है कि पदभार ग्रहण न करने से खाली रहने वाले पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसी की तर्ज पर प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर समस्त भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसी के अनुरूप विषय अभ्यर्थियों की संख्या भी तय की जाती है। बदलाव की शुरुआत पीसीएस 2018 से हुई। प्रतियोगियों का कहना है कि यूपीपीएससी आखिर यूपीएससी की प्रतीक्षा सूची का अनुसरण करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं कि 2002 से प्रतीक्षा सूची की मांग हो रही है, लेकिन आयोग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। इस मुद्दे को इंटरनेट मीडिया के जरिए पुनः उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है। अब प्रतियोगी सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। अवनीश पांडे बताते हैं कि एक प्रतियोगी कई परीक्षाओं में आवेदन करता है। परीक्षाएं भी उसकी कुछ दिनों के अंतराल में होती हैं। परिणाम भी आगे पीछे जारी होता है। अगर कोई पहले से बड़े पद पर कार्यरत है तो दूसरी भर्ती में चयन होने पर भी पद भार ग्रहण नहीं करता, जिससे वह पद खाली रह जाता है। इसके लिए छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अभी नहीं निकलेगी अपर निजी सचिव की भर्ती। पीसीएस यानी अपर निजी एपीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को अभी कई महीने प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी एपीएस का पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाया। सिर्फ पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका काम पूरा होने में 2 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद है। इसके बाद विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में भर्ती का विज्ञापन मई जून महीने में निकल सकता है। आयोग को एपीएस की करीब 250 पदों की भर्ती का अधियाचन मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में एपीएस की 176 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई है। इसका कंप्यूटर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। इधर आयोग ने 2020 में नई भर्ती का अधियाचन मिला था। उम्मीद है कि नए परीक्षा कैलेंडर में एपीएस की भर्ती की तारीख भी घोषित की जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल। सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलाव के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को भेजा प्रस्ताव। सेमेस्टर परीक्षा भेजा प्रस्ताव। कुल प्राप्तांक के अधिकतम 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन में देने की तैयारी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षाओं में अभी तक 8 स्तर के सवाल पूछे जाते थे, जिनका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 करने की तैयारी है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव
है ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। इसके बाद अगली खबर है, सेवा नियमावली से नियुक्ति पर ही मिलेगी कर्मचारियों को पेंशन। पेंशन के हर पेंशन के लिए अहर्कारी सेवा एवं विधिमान्यकरण विधेयक का मसौदा कैबिनेट में मंजूर। प्रदेश सरकार ने यूपी पेंशन के लिए अहर्कारी सेवा एवं विधिमान्यकरण विधेयक 2021 के मसौदे को कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन में मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों यूपी पेंशन के लिए अहर्कारी सेवा एवं विधिमान्यकरण विधेयक अध्यादेश 2020 के जरिए व्यवस्था की थी कि पेंशन सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति हो गई हो। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 20 स्कूलों के मानक जारी। नर्सरी दाखिला फॉर्म ऑनलाइन भरने के साथ जमा करने का भी विकल्प। निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा के दाखिले 18 फरवरी को शुरू होने जा रहे हैं। 20 स्कूलों ने अपना दाखिला मानक जारी कर दिए हैं। कुछ स्कूलों ने पूरी तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प दिया है तो कई ने फॉर्म डाउनलोड कर स्कूल आकर जमा करने को कहा है। हालांकि कोविड-19 के कारण अभिभावकों को यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने की उम्मीद थी। इसके बाद अगली खबर है, हाशिए पर न हो हिंदी माध्यम वाले समय से पूरी कराएं भर्ती परीक्षाएं। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से युवा संवाद के क्रम में प्रतियोगी छात्रों से जुड़े मुद्दों को साझा करने के लिए अमर उजाला की टीम रविवार को नयापुरा स्थित मूलगंज लॉज पहुंची। प्रतियोगी छात्रों ने पहल को सराहा और फिर परीक्षा तथा पढ़ाई से संबंधित विसंगतियां बताई। ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिले आयु सीमा में छूट। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण समेत साबित हो सकता है। अगर सरकार मानती है कि अभ्यर्थी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो भर्ती परीक्षाओं में उनसे आरक्षित वर्ग के बराबर परीक्षा शुल्क क्यों नहीं लिया जाता, उन्हें अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये सवाल उठाए हैं और उनसे राहत की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे एवं अन्य छात्रों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार एवं तमाम राज्य सरकारें ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल ठगने का काम कर रही है। आरक्षण तो लागू कर दिया गया है लेकिन अन्य आरक्षित श्रेणी की तरह ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को ना तो उम्र में छूट दी जा गई है और ना ही परीक्षा शुल्क में राहत प्रदान की गई है। पीएचडी स्कॉलर आ सकेंगे कैंपस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कैंपस फिर से खोलने के 8वें व 9वें चरण में अब पीएचडी अंतिम वर्ष के स्कॉलर को परिसर में आने की अनुमति दे दी है। ऐसे डे स्कॉलर जिन्हें 30 जून या उससे पहले अपना शोध पत्र जमा करना है वे सोमवार से परिसर में आ सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, यूपी बोर्ड जारी की परीक्षा केंद्रों की सूची। दूसरी सूची 18 तक मांगी आपत्तियां। इसके बाद अगली खबर है, अतिथि प्रवक्ता को साक्षात्कार आज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के चयन के लिए साक्षात्कार की तिथि विषयवार घोषित कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना है। विश्वविद्यालय के जारी निर्देशों में कहा गया है कि एजुकेशन विभाग वालों का साक्षात्कार सोमवार को 9 साढ़े 9 बजे होगा। व्यवहार परक विज्ञान विभाग वालों को बुधवार को 9:30 बजे, इसी दिन एंथ्रोपोलॉजी विभाग वालों को भी 11 बजे, अरबी और पर्शियन विभाग वालों को 2 बजे बुलाया गया है। इसके बाद CHSL 2019 टीयर 2 में 83.88% शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 टीयर 2 की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। रविवार को 34 केंद्रों पर हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 83% रही है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार के अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रयागराज में कराई गई। परीक्षा में 14,074 का पंजीकरण था लेकिन 11,805 ही इम्तिहान दे सके। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रोहित अमेरिका में CFPB निदेशक बने। प्रेस्टन कुलकर्णी एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रमुख नियुक्त।
भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार कोलंबिया के रहने वाले चोपड़ा अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वो एस एफ बी एसएफपीबी में सहायक निदेशक के पद पर काम कर चुके हैं। जापान में भूकंप, बुलेट ट्रेन रोकी, सुनामी की चेतावनी। जापान में शनिवार रात करीब 11:08 पर जापान के फुकुशिमा में रिक्टर रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता के भूकंप से कई स्थानों पर भूस्खलन हो गया। इससे करीब 120 लोग चोटिल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। भूकंप इतना तेज था कि बुलेट ट्रेन को रोकना पड़ा, जबकि हजारों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।